जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जा सुल्तान पर फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जा सुल्तान पर फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख। हार जा सब कुछ जीवन में, हार जा सब कुछ जीवन में, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस नंबर 19वां कराया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं या पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। तो आते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए क्या करा एक कनस्तर में 3:1 के अनुपात में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसका मतलब मिश्रण हुआ है टोटल 36 लीटर और अनुपात है दूध और पानी का 3:1। अगर हम दूध निकालना है तो जरा बताइए दूध क्या हो जाएगा। कुल कितनी है 4, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4 गुणे 36, ये दूध की मात्रा हो जाएगी। पानी की अगर मात्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, कुल कितना है 4, मात्रा कितनी है 36, ये हो जाएगा। तो ये देखिए 4 9 36 9 3 27 लीटर क्या था उस मिश्रण में दूध था, 4 9 36 यानी 9 लीटर क्या था उस मिश्रण में पानी था, यही ना था। अब देखिए क्या कह रहा है कि 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात बताओ। तो ये महाराज इसी में 15 लीटर और ऐड कर दीजिए, यानी 27 तो था ही, 15 और जोड़ लीजिए। पानी में कुछ नहीं कह रहा ना तो नहीं मिलाएंगे, कहता तो मिला देते, नया सवाल बन जाता तो नहीं मिलाएंगे तो मत मिलाइए। ये 9 हो गया, बस इसी को ज्ञात कर लीजिए। कितना हो जाएगा 7 5 12 2 1 3 1 4 बटा 9, 3 3 9 और कितनी बार में कट जाएगा 14 बार में। बस आपका अनुपात क्या आ गया 14:3। बस तो सवाल इजी सा था, है ना। तो बस ये भी सवाल ना एसएससी सीपीएसआई का है, 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक ना, एसएससी का। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 14:3। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, क्या कर रहा है। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा जो टोटल औसत अंक है वो 35 है। कितना है 35 है। उत्तीर्ण द्वारा 39 है और अनुत्तीर्ण का दे रखा है, यानी एक जगह उत्तीर्ण है और एक जगह क्या है अनुत्तीर्ण है। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए क्या कर रहा है, उत्तीर्ण वालों का कितना 39 है और अनुत्तीर्ण वालों का है 15 है। कुल ले दे करके जो टोटल 120 लोग थे इनका था 35 औसत। तो हम आपको बोले थे कि अगर कभी भी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण और दोनों का मिला करके देगा तो हमेशा एलिगेशन मेथड, कौन सा एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 4 और इसी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 5 20 और 4 1 9 4 यानी 5:1 का अनुपात आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, जो कुछ पूछे वो बता सकते हैं। उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण प्रत्याशी टोटल कितने हैं, टोटल है 120। तो जरा बताइए ये 5 की संख्या है, कुल है 6 गुणे 120, ये कितना हो गया जी, ये हो गया 100। बोलिए हुआ कि नहीं। यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे 100 और अगर अनुत्तीर्ण पूछता है तो 100 में से 120 में से 100 घटा दीजिए 20 होगा, नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए ये 1 है टोटल 6 गुणे 120 यानी कितना आया जी आपका 20 आया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनका अंतर पूछता है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अंतर बताइए तो 100 में से 20 जाए 80 हो जाता है आपका आंसर उस समय, लेकिन वो नहीं पूछ रहा था। तो ऐसे सवाल को ना आप हमेशा एलिगेशन मेथड से लगाया करिए, ये बेसिक से भी लग जाएगा ये, ठीक ना। लेकिन ये बताइए आपको जल्दी से जल्दी लगाना ना एग्जाम हॉल में तो आपको जल्दी कुछ ट्रिक समझना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रहेगा तो आपको आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर ऐसा सवाल देता है ना, कैसा सवाल, अगर एक लोग हैं जैसे मान लीजिए लड़के हैं और लड़की हैं, ठीक ना, 2 लोग हैं और कमरे की औसत की बात करेगा, यानी एक जगह लड़का और एक जगह लड़की और कुल की बात कर रहा, हमेशा एलिगेशन मेथड, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जरा अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा। किसी संख्या को पहले 20% घटा करके फिर 20% बढ़ाया जाता, 20 घटाया गया फिर 20 बढ़ाया गया, बहुत नाइंसाफी है। फिर क्या किया गया, फिर 25% बढ़ा करके 25% फिर घटाया गया, एक बार और नाइंसाफी। उसके बाद से करा परिणामी संख्या मूल संख्या से 125 कम है, तो मान लेते हैं कि मूल संख्या आपका है 100, कितना है 100। अब देखिए कारनामा क्या हो रहा है, तो आपका कारनामा लिख देते हैं। कारनामा हो क्या रहा है जरा देखिए 100, इसी में कुल कारनामा हो रहा है। पहले क्या हो रहा है 20% घट रहा है तो 80/100 कर दीजिए। फिर कह रहा है 20% बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं 120/100 कर देंगे। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि 25% बढ़ रहा है 125/100 कर देंगे। अब फिर कह रहा है 25% घट रहा है 75/100। बस 25 3 75, 25 चौको 100, 25 5 125, 25 चौको 100,
है ना। अरे 20 छक्के 120, 20 पच्चे 100, 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। 5 पच्चे 25 और 25 चौको 100, 4 पे 4 ये कट जाएगा, और ये वाला 4 से ये वाला 4 कट गया, कितना बचा 6 पच्चे 30 और 30 तियाएँ 90। अब देखिए हुआ क्या, आप देखिए ये जो कारनामा आपका आया ये कितना आया 90 आया, और टोटल मूल्य कितना था 100 था, तो इसका मतलब 100 और 90 यही का अंतरवा दे रखा है कितना 125। इसका मतलब हुआ कि 10 बराबर अगर 125 तो 100 बराबर कितना, तो 125 गुणे 100 बटा 10, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा जी आपका 1250, क्योंकि मूल कितना होता है 100% माना जाता है, तो 10% अंतरवा 125 के बराबर था बस। तो आपने देखा ना क्या हुआ, मूल आपको यहाँ पर मूल 100 है और उसके बाद से परसेंटेज वाला जो प्रभावी रेट आप ज्ञात करते हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए तो ये सब कुछ इजी क्वेश्चन है और ये सब परीक्षाओं में पूछे गए, इसी वजह से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और जहां से बनने वाले प्रश्न रहेंगे ना उसको जरूर बताएंगे। चलिए अगला देखिए, हाँ देखिए अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन भी कई ठो बनेंगे। करा कोई व्यापारी हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, क्रय मूल्य, और आपको बताया गया था कि क्रय मूल्य कहीं दिया रहा है। देखिए इसमें और एक जगह सूची मूल्य दे रखा है, सूची मूल्य को आप क्या कहते हो अंकित मूल्य कहते हैं, क्या कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं। लाभ हानि दे रखा हो, लाभ हानि दे रखा हो, बट्टा दे रखा हो, अगर ये सब बातें एक ही प्रश्न में दिख रहा है तो आप कॉन्सेप्ट नोट करिएगा। अगर हम बात करें कि विक्रय के बराबर हो सकता है कि नहीं, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि जी बिल्कुल हो सकता है विक्रय के बराबर। तो बात बताइए, अगर जो अंकित मूल्य पर हमेशा क्या दिया जाता है, तो आप कहेंगे कि छूट दिया जाता है, क्या कहेंगे छूट दिया जाता है, तो हम वो बता देंगे बिल्कुल सही बात, आप सही बोल रहे हैं, छूट दिया जाता है। अगर यहीं पर क्रय मूल्य पर क्या किया जाता है, तो क्रय मूल्य पर क्या होता है 100 में लाभ या हानि क्या करते हैं जोड़ या घटा देते हैं, तो लीजिए ये कर दीजिए बटा 100। अब एक बात बताइए, ये विक्रय मूल्य है ना, आखिर अंकित मूल्य पर जो छूटवा होता है वही दुकानदार उसी पर तो बेचता है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अक्रय मूल्य पर जो हमारा लाभ या हानि होता है उसी के बाद से तो विक्रय मूल्य आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट नोट करके लिखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इस सवाल पर देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया होगा, छूट दे रखा हो, लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। या इसका मतलब 4 लोग हैं यहाँ पर, क्रय, सूची मूल्य, लाभ हानि, इन दोनों में से कोई एक, और बट्टा, 4 लोगों में से कोई 3 दिया रहे, चौथा ज्ञात हो जाएगा। यही ये कर रहा है, जरा देखिए 450 क्या है क्रय मूल्य है, सही है ना। करा है सूची मूल्य ज्ञात करो, कोई बात नहीं, यानी अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए करा मान लेते हैं x है, ठीक है ना, गुणे छूट देखिए कितना है 10% का बट्टा, तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 90 बट्टा 100, बस यही बराबर है कितना। अगला क्या करा 20% का लाभ हो, यानी 100 + 20 120। ये धीरे धीरे इसी वजह से लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है ना। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 90 पच्चे 45 कितना आया, x बराबर 12 पच्चे 60 यानी 600 रुपया। इसका मतलब हुआ कि आपका अंकित मूल्य कितना आया 600 रुपया आया। ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल इसी पर बनाया जाए, अगर यहीं पर कह दिया होता सेम यही सब सवाल होता, अंत में जो 20% लाभ आपको दिख रहा है वो कह दिया होता न तो लाभ हो और न तो हानि हो, तब सवाल कैसे बदल जाता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता महाराज। इसी बतिया पर वो सवाल लगेगा, कैसी लगेगा जरा देखिए, तो कुछ नहीं करते, अंकित मूल्य को हम x माने x गुणे ये कितना हो जाता 10% छूट दिया यानी 90 बटा 100 बराबर एक मूल्य कितना था आपका 450। न तो लाभ न तो हानि, न तो लाभ न तो हानि अर्थात 0%, न तो लाभ न तो हानि अर्थात 0%। तो 100 में 0 जोड़ेंगे या 100 में 0 घटाएंगे तो 100 बना आएगा। अब बटा क्या ये 100, ये फार्मूला वाला 100 है, तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, 90 पच्चे 45 यानी कितना आया जी 500 रुपया। इसका ये x क्या है अंकित मूल्य है। इसका मतलब अगर यही 16 चेंज कर दिया होता और कह दिया होता कि कोई व्यापारी हाथ की घड़ी 450 में खरीदता है और 10% बट्टा देता है, लेकिन न लाभ हो न हानि हो, तो उसका क्या अंकित मूल्य कितना होगा, तब 500 होगा, तब 500 होगा। लेकिन अगर 20% का लाभ चाहिए तब 600 होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 टाइप का सवाल हो गया, न तो लाभ वाले पर, ये न तो लाभ और न ही हानि वाले पर सवाल है, और न ही हानि। एक और सवाल बनता है कि यदि अंकित मूल्य क्रय से 50% अधिक हो, कितना अधिक हो 50% अधिक हो, लाभ दे रखा हो, अगर मान लेते हैं आपका कितना देना चाहते हैं 10%, चलिए 10% ले लीजिए लाभ, तो अगर कहा छूट बताओ,
छूट बताओ, ये अलग सवाल है। हमने क्या बोला, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक हो, यदि लाभ 10% हो तो छूट ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है भैया, अंकित मूल्य अगर क्रय से 50% अधिक है, यानी क्रय अगर हम मान लें 100 तो अंकित मूल्य हो जाएगा 150। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। छूट हमको ज्ञात करना है, 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर ये क्या हो जाएगा, लाभ हमको चाहिए 10, यानी लाभ चाहिए तो 100 में 10 जोड़ देंगे, यानी 110 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो 50 दूना 100, 50 तिया 150 है ना। तो बस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 3 गुणे छूट बराबर 11 दूना बाय 220, और ये इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 बराबर 3 गुणे छूट। तो क्या हो जाएगा भैया, छूट बराबर 80 बटा 3%। बस बाकी उसको काट लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 3 सवाल इस पर बनते हैं बेसिकली, ठीक है ना। बस आप समझ गए होंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, और ये कहीं भी है जो मिटा है ना अभी, इसका नाम अगर कभी भी दिखा ना तो यही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी की परीक्षाओं में, ठीक है। और बाकी भी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था इसी पर, ठीक है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या करा, दो संख्याओं का योग 216 है, मौसा उनका 27 संख्याएं ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताए थे कि जो मौसा होता है वो मौसा जो संख्या में होता है, कहाँ होता है, संख्या में होता है। अगर ये बात को जानेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मौसा उस संख्या में होता है, अर्थात दो संख्याओं का योग 216 है। अगर मान लेते हो संख्या x और y है तो मौसा इसी संख्या में होगा। अब मौसा है कितना, मौसा 27, इसका मतलब है एक संख्या हो गई 27x, दूसरी की हो गई 27y, और इन्हीं का योग दे रखा है कितना दे रखा है हो 216। बस 27 का अमन है यहाँ पर, तो x प्लस वाई बराबर 216। 27 से कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में ना। देखिए 8 फते 56 और 8 दूना 16, 5 21, हाँ, यानी x प्लस वाई बराबर आ गया आपका 8, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर बात समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पर, ठीक ना। अगर कभी भी अगर ऐसा आ रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा, तो देखिए जरा इसका युग्म बनाया जाए। पहला युग्म देखिए 1 और 7, बात समझे कि नहीं, यानी 1 और 7 अगर माना जाए तो इन दोनों को जोड़ने पर 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला वाला आप कहेंगे चिल्ला करके कि बिल्कुल 2 और 6 है। अगला कहेंगे आपकी 3 और 5 है। अगला कहेंगे 4 और 4 है। अगला कहेंगे क्या 5 और 3 है। बाकी रिपीट करेंगे, जितने भी है बाकी रिपीट करेंगे। अब देखिए एक बात तो समझिएगा यहाँ पर, अगर क्वेश्चन करता कि कितने युग्म बनेंगे, अगर ये क्वेश्चन करता ना तो आपका आता कैसे, वो देखिए। युग्म बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है आपको कि मौसा उन संख्याओं का एक होना चाहिए, अर्थात जिनका मौसा एक होता है उन्हीं को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं भैया, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। जिनका मौसा एक होता है, नोट करके बात लिखिएगा कि जिनका मौसा एक होता है उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। जरा बताइए, पहले वाले का मौसा एक है, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले का मौसा एक नहीं है, 2 है इसका मौसा, गलत हुआ ना। और ये वाला है बिल्कुल सही, ये वाला 4 हुआ तो गलत हुआ। इसका मतलब है 2 युग्म बनेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि कितने युग्म बनेंगे तो 2 युग्म बनेंगे। कितने 2 युग्म बनेंगे, ये पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का आंसर, आखिर वो युग्म है क्या, तो एक तो बात बताइए, एक तो संख्या मिला 1 और 7, तो मौसा इस संख्या में होता है तो 1 में 27 का गुणा कर दीजिए और 7 में 27 का गुणा कर दीजिए। तो 1 में 27 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 7 में 27 का गुणा करेंगे तो 5 फते 49, 5 दूना 14, 4 18, 189, यानी पहली संख्या मिल गई है। अगर दूसरी संख्या पूछता तो अगला क्या है, 3 और 5 है ना, तो 27 का 3 में गुणा करते तो 27 से 81 हो जाता है, और 27 का 5 में गुणा करते तो 135 हो जाता है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इन 2 संख्याओं में जो आपके ऑप्शन में दिखे उसी को आप ट्रिक कर दीजिए। कौन सा दिख रहा है, 27 और 189, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आपको पूछिए कि क्या ये भी अगर ऑप्शन में रहता तो सही कर देते, तो हमारा 2 में से कोई एक कर रहेगा और दोनों रहेगा तो तीसरा ऑप्शन बनाएगा कि उपरोक्त दोनों। समझे कि नहीं। तो आपको क्या क्या सीख गए, पहली बात कि मौसा जिनका एक होता है उन्हीं को सभाज्य संख्या कहते हैं। रीजनिंग में सवाल बनाया जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद से ये जब ध्यान देंगे तो कितने युग्म बन गए वो भी ध्यान देंगे, और उसके बाद से वो जो संख्याएं होंगी वो भी ध्यान देंगे। अगर इसी पर एक एक्स्ट्रा अगर हम आप लोगों को बता दें तो गुणा वाला क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है आपको कह दे कि मौसा आपका कितना है, मौसा आपका है कह दे 3, मौसा कितना है 3, और उनका गुणनफल क्या दे दे, उनका गुणनफल
गुणनफल कितना देना चाहते हैं बताइए, 81 दे देते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगर एक संख्या अगर x होगी और दूसर की अगर y हो, इसका मतलब है तब एक 3x हो जाएगी और एक हो जाएगा 3y। इन्हीं का गुणनफल कितना है 81 है, तो 3 त्रिका 9 और 9 9 81, यानी x गुणे y बराबर 81 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे युग्म बनाए थे वैसे यहाँ पर बनाएंगे। अंतर बस क्या है, यहाँ पर जोड़ने पर आना चाहिए था ना, क्योंकि ये जोड़ वाला बात था, और यहाँ पर गुणा करने पर आना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 और 8 बना पहला वाला, दूसरा क्या बना 2 और 4, तीसरा क्या बना बनेगा चौथा, पांचवा कोई और बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कोई और अइबा नहीं करेगा कि जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए। ये कितना लिखे हो 3 त्रिका 9 9 9 81, सॉरी ये 9 है ना, हाँ तो यहाँ पर ये तब चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए 3 त्रिका 9 9 9 81, तो ये क्या ना हो जाएगा 1 और 9, अगला कितना हो जाएगा 2 और 7 का गुणा करने पर आएगा क्या 2 7 14 होता है, ठीक ना। गुणा करने पर आना चाहिए, जैसे यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा था वैसे वहाँ पर क्या आना चाहिए गुणा करने पर आना चाहिए। तो 1 और 9 हो गया, 3 और 3 हो गया, और उसके बाद से नहीं बनेगा। अब बताइए इसका मौसा 1 है और ये सभाज्य संख्या है तो वो बनेगी, लेकिन इसका मौसा नहीं है 1, तो ये सभाज्य संख्या नहीं है तो ये नहीं बनेगी। यानी 1 और 9 बना, तो 1 और 9 बना ना, तो इसके युग्म कितने बनेंगे, यानी युग्मों की संख्या अगर पूछता, अगर सवाल ए दे दिया होता और युग्मों की संख्या पूछता तो उसका उत्तर होता 1, लेकिन अगर वो संख्या पूछे तो देखिए तो मौसा कितना था 3 ना, तो 3 का 1 में गुणा कर दीजिए तो 3, और 3 का 9 में गुणा कर दीजिए 3 9 27, यही आपका संख्या होता है। जैसे यहाँ पर संख्या ज्ञात किया वैसे वहां पर संख्या, तो दोनों बातें एक बार आप समझ लीजिए, युग्म ज्ञात करना, संख्याएं ज्ञात करना, सब कुछ तो सीख गए, योग वाला भी और गुणा वाला भी, ठीक है। चलिए और ये नोट करके लिखिएगा, जिनका मौसा 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, हाँ बोलिए, चलिए नहीं बोलेंगे तो भी देखना ही पड़ेगा, है ना, नौकरी की बात है। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, करा वृत्त वर्ग समबाहु त्रिभुज की परिधियां समान है। तो चलिए पहले वृत्त की बात कर लेते हैं। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि की बात करें तो कितना होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। अगर वहीं पर अगर आयत की बात कर रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है इसे हम नोट करिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर परिधि की बात करें तो क्या होता है 4 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। अगर वहीं पर बात करें इसके विकर्ण की, आयत का विकर्ण क्या होता है करनी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर वहीं पर बात करें ये वर्ग, ये वृत्त हो गया, आयत हो गया, और ये वर्ग की बात कर लेते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, नोट करिएगा। परिधि क्या होता है, परिधि होता है 4 गुणे भुजा, नोट करिएगा। अगर इसका बात करें विकर्ण का तो विकर्ण क्या होता है करनी में 2 गुणे भुजा, नोट करिएगा। ये इतनी बातें नोट कर लिया आप, तो बिल्कुल भी नोट करिएगा। देखिए वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज के बारे में भी कुछ बताता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, नोट करिएगा, करनी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, जहाँ यस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यस को कहते हैं अर्ध परिमाप, ठीक ना। क्या कहते हैं अर्ध परिमाप। अगर दे दे कोई त्रिभुज कहते हैं इसकी भुजा 3 है, ये 5 है और ये 8 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। अगर वहीं पर समकोण त्रिभुज दे दें, समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अगर बात करें वहीं पर किसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर परिवृत्त बन रहा है तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है a करनी में 2। अगर वही समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर अंतःवृत्त बन रहा है तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/2 करनी में 2। और अगर बात करें परिवृत्त और अंतःवृत्त का अनुपात, अंतःवृत्त का अनुपात मतलब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है 2:1। ये नोट करके लिखिएगा, इतनी बातें आप नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम अपने सवाल पर, ठीक है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर के चले गए, ठीक है। फार्मूला नोट कर रहिएगा, फार्मूला अगर आपको आएगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या करा है कि एक वृत्त वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिधियां समान है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि जो अगर इसकी जो त्रिज्या है, कोई एक भुजा मान लेते हैं जो इसको बराबर कर लेते हैं, मतलब एक भुजा मान लेते हैं 7, क्या मान लेते हैं 7। अब देखते हैं वृत्त की परिधियां, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर
होती है ना वृत्त की परिधि। अगर बात करें उसके बाद से वर्ग है तो वर्ग का परिधि क्या होता है 4 गुणे भुजा। और अगर वहीं पर समबाहु त्रिभुज की परिधि की बात करें तो देखिए समबाहु त्रिभुज की जो परिधि होती है ना वो भुजाएं बराबर होती है तो 3 गुणे भुजा होती है, 3 गुणे भुजा यानी 3 भुजा। समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो बस आप परिमाप करते किसे हैं, भुजाओं का योग, तो 3 गुणे भुजा। अब एक बात बता रहे हैं, जो ये आर का मान है ना ये 7 रख दीजिए, भुजा का मान 7 रख दीजिए, भुजा का मान 7 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई एक मान रख दीजिए। हम 7 क्यों रखें, क्योंकि 22/7 करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, इसी वजह से रखें। आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे 7, यहाँ पर रख दिए 4 गुणे 7, यहाँ पर 3 गुणे 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 7 चौको 28 और ये हो जाएगा 21, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद फिर 28 है और सबसे कम है। इसका मतलब कौन हुआ, वृत्त का, ये वृत्त वाला है ना, तो वृत्त का परिधि क्या हुआ सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद से किसका वाला है, वर्ग का, फिर उसके बाद से समबाहु त्रिभुज का। तो बस अब देखिए वृत्त को क्या मान रहा है, उसके क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल की बात कर रहा ना। अब जब अगर इसकी परिधियां ज्यादा होंगी तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। परिधि का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये परिधि है। अब एक बात बताइए, अगर हम परिधि को इतना कर दें तो ये बताइए क्षेत्रफल ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा यानी सी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद से यस, उसके बाद फिर टी, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है ना। तो बस तो परिधियां ज्यादा होंगी तो क्षेत्रफल भी क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे, क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और इसे नोट कर लीजिएगा फार्मूला, ठीक है। हाँ आपको बहुत काम करेंगे। ये परिवृत्त की त्रिज्या अक्सर के क्वेश्चन पूछता है समबाहु त्रिभुज पर, क्वेश्चन कर देगा कि समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का जो त्रिज्या है कितना होगा। अगर समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपका है 5 सेंटीमीटर, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 5/2 परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की 5/2 करणी में। तो बस चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक कार्य को 20 दिनों में भी उसे 30 दिनों में कर सकता है और दोनों साथ मिलकर के 7 दिनों में कर सकते हैं, और उसके बाद फिर छोड़ दिया है, फिर 10 दिन का काम किया है। देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए पहले क्या हो रहा है, ए और बी कितने दिन काम किए हैं, 20 दिन में, और ये 30 दिन में। पहली बात है 60 काम कुल हो गए। इसकी क्षमता निकालेंगे तो क्षमता बराबर आपको बहुत अच्छे से पता है क्या, काम बटा होता है समय। तो क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ये 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। पहले फल लगा लिया जाए, फिर जितने फल बन सकते उसको भी लगा लिया जाए। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये दोनों 7 दिन मिल करके काम करते हैं, इसका मतलब हुआ ये एक दिन में 3 काम कर रहा है ए, और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। इसका मतलब एक दिन में लोग 5 काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 दिन में कुल कितना इनका कमा हो जाएगा, तो 7 दिन में इनका हो जाएगा 35 काम हो जाएगा, हो ना जाएगा। तो 35 काम हो गया। अब बचा कितना, तो 60 में से, तब बचा हुआ काम अगर निकालेंगे तो बचा काम हो जाएगा 60 - 35 अर्थात 25 काम। अब कह रहा शेष काम को 10 दिनों में सी पूरा कर देता है। इसका मतलब है कि शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता, तो क्षमता निकालना है सी की बटे 10 कर दे, यानी 2.5 इसकी क्षमता है, किसकी, सी की। बस अब देखिए, अब सवाल पढ़िए, ये इतना समझ में आया ना। अब सवाल पढ़िए, सीधा बात ये कर रहा है तदनुसार। इसका मतलब है कि सी की बात कर रहा है कि सी अकेला पूरा कार्य करने में कितने दिन लगाएगा। पूरा कार्य आपका 60, इसका मतलब है सी का कार्य अगर निकाल लेंगे टोटल कि उसकी वो कितने समय लगाएगा, तो ये बताए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जरा देखिए ना क्या दिख रहा है, काम अब बटा क्षमता। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। काम कितना है 60 है, क्षमता इसका कितना आया है 2.5 है। अब इसी को गुणे 10 कर दीजिए, गुणे 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 600 बटा 25 कितना हो जाएगा, 25 चौको यानी 24 बार में कट जाएगा। तो 24 दिन आ गया, यानी उसी काम को जिस कमाओ को ए 20 दिन में पूरा कर रहा था, जिस कमाओ को बी 30 दिन में पूरा कर रहा था, उसी कमाओ को सी 24 दिन में पूरा करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। इसका मतलब अगर यहीं पर अगर हम कोई और सवाल बना दें कि ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी, इसका आंसर आ गया 24 दिन। अब अगला सवाल बताते हैं, ए 20 दिन में काम कर रहा है और बी 30 दिन में काम कर रहा है, 80 अगर कहता है 24 दिन में काम कर रहा है, तो कुल इनके जो काम की क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 120। कुल काम इनका, सॉरी एलसीएम लेते हैं, इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, ये 6 आ जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखिए, अगर ये क्वेश्चन कर देता कि तीनों लोग मिल करके उस कमवा को कितने दिन में करेंगे, अगर इसके बाद से क्वेश्चन बना देता तो क्या करते,
तो क्या करते हैं आप, इसके बाद से जरा देखिए कुल कमा 120 और टोटल इनकी क्षमता कितनी है, क्षमता 6 4 10 5 15, आप 15 से काट देंगे तो 8 दिन में, यानी कुल लोग मिल करके 8 दिन में काम करेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। क्या करते अगर आप इसमें सवाल बना देता कि तीनों की मजदूरी अगर दे देता आपको कितना रुपया, 1500 रुपया है, तो जरा बताइए ए कितना रुपया पाया, बी कितना पाया, सी कितना पाया। अगर इसके बाद सवाल बना देता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते। तो ए का काम हमको मिल गया, बी का काम हमको मिल गया, कितने दिन में करा, सी का काम मिल गया, यहाँ तक कि हमको ए की क्षमता मिल गया, बी की क्षमता मिल गया है और सी की क्षमता मिल गया। और आपको पता है कि जो भी दैनिक मजदूरी होती है, मजदूरी हमेशा क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। तो जो अगला सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल कितना, 6 4 और 5 यानी 6 4 10 5 15, यानी 15 बराबर 1500। तो एक बराबर कितना आया जी, 100 रुपया, यानी एक क्षमता बराबर 100 रुपया। तो अगर एक मजदूरी की बात करें तो 6 क्षमता इसकी, तो 600 रुपया, ये 400 रुपया और ये 500 रुपया। ये नहीं हुआ, ये क्षमता की बात हो रही थी। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए पहला काम तीनों लोगों का दिन पूछ दिया, दूसरा ये वाला पूछ दिया। अगर यहीं पर एक और सवाल बना दें, अगर ये लोग एकांतर काम करना शुरू कर दें तो क्या करेंगे, तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे ना। अब देखिए ए को, बी को और सी को एकांतर काम करवा रहे हैं, जरा सुनिएगा। एक दिन में 6 काम कर रहा है ए, एक दिन में कर रहा है बी 4 काम, आई गधवा जो सी है ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 5, इसकी क्षमता 5 है। इसका मतलब 3 दिन में इनकी क्षमताएं कितनी है, तो 6 4 10 और 5 15। 3 दिन में कितनी क्षमता है इनकी, 15 क्षमता। कुल काम कितना, 120। कैसी आएगा 120, गुणे 8 कर देंगे तो 120 का मामा पूरा न हो जाएगा। तो इधर भी गुणे 8 कर दीजिए, 8 3 को 24 दिन लगेगा। कब, देखिए ये जो 24 दिन आया ना, इसी का अकेले की काम है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जब एकांतर काम करेंगे तीनों लोग और ए से शुरू कर दे ए से शुरू, तो ए से शुरू करेगा तो एकांतर काम करें तो 24 दिन लगेंगे। ये सब सवाल बनता है। इसके बाद से भी अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। और क्या सुनना पड़ेगा आपको, जरा समझिएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन कर दे कि ए 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, अभी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, जब पहले वाला क्वेश्चन करता है तो ध्यान दीजिएगा, ये एक आ कि कितना दिन पहले छोड़ा, 2 दिन आपका। अब देखिए चौथा सवाल कहाँ बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं। देखिए कुल काम कितना था, 120, कुल काम 120, इसमें जोड़ना है। जब पहले वाला काम करेगा ना तो जोड़ना है। क्या जोड़ना है समझिए, कह रहा ए 2 दिन काम करके 2 दिन पहले छोड़ दिया, यानी 2 छक्के 12 काम। अगर किया होता 2 दिन पहले छोड़ दिया, और अगर गधवाई किया होता तो पक्का ही 12 काम कंप्लीट किया होता है। बोलिएगा अगर गलत बोल रहे हैं तो, किया होता ना तो 12 काम ऐड कर दीजिए। बी कह रहा 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो 3 चौक के 12 काम यो किया होता है। आई नहीं कि कुल क्षमता, तब कुल कमा कितना आ गया, 12 12 24 और 144। तब करा, तब इस कार्य को पूरा करने में कुल कितने समय लगेंगे। तो अब देखिए 6 4 10 5 15, यही 15, यही जो आएगा वही आपका दिन हो जाएगा। सही भिन्न में आएगा, वो तो आता ही है दिन। तो समझे, ये अगला टाइप का सवाल बन गया। जब दिन पहले वाला, मतलब 2 दिन पहले 3 दिन पहले वाला काम छोड़ते हैं तो हमेशा कुल कमवा में जो छोड़ेगा उसकी क्षमता को उतने दिनवा में गुणा कर दीजिएगा और इसी में जोड़ दीजिएगा और सबको जोड़ करके भाग दे दीजिएगा। पूरा का पूरा आपका आंसर मिल जाएगा कि ये काम को करने में कुल कितने दिन लगेंगे। पहली बात है। इसके बाद से अगर कह दे कि ए 2 दिन तक काम करे, अभी 3 दिन तक काम करे, अब बाकी कुल कमा फी करे, तब क्या करेंगे, तो नहीं लगा लेंगे का। तो 2 छक्के 12 यानी 12 आ गया, और 3 चौक को 12 आ गया, तो 12 12 24, और तब 24 से 120 में से घटा देंगे तो 96 बचेगा। और 96 का जब 5 में, क्योंकि अब सी केवल काम करेगा, तो 96 का 5 में भाग देंगे, 96 में भाग देंगे 5 का, और तब जो आंसर आएगा वो होगा केवल सी काम करेगा। यानी वो अगले टाइप का सवाल बन गया, 5वां टाइप का सवाल बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है। एक ही सवाल से देख रहे हैं कितना सवाल बन रहा है। तो ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में कहीं कहीं घूमते फिरते रहते हैं, नाचते रहते हैं ना। तो चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या मिला था, 24 दिन। ये आंसर इसका, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला देखिए क्या करा है। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, यदि उसे 3% अधिक दर पर, कभी भी एक चीज बता दे रहा, अगर साधारण ब्याज की बात हो रही हो और अगर कह दे कि 3% क्या बोला है, अधिक बोला है ना,
अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है तो आपको फार्मूला, पहली बात तो फार्मूला बताइए। ब्याज बराबर क्या होता है भैया? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा, बोलिए तुरंत, 100 होता है। ये सवाल को समझ लीजिएगा, अभी हम आपको बेसिक भी बताएंगे यहाँ पर, लेकिन पहले जल्दी से लगाना है ना, तो सुनिएगा। सुनिए, क्या साधारण ब्याज का अगर क्वेश्चन रहे और कह दे कि 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए, कुछ भी कह दे और कह दे कि 3% अधिक, 4% अधिक, 5% अधिक, अगर ये भाषा इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद से ब्याज दे रखा हो तो आप कैसे लगाएंगे? सीधा सीधा। क्या होता है सीधा सीधा? मतलब बताएं, ब्याज देखिए कितना रुपया मिला है? 300, बस। मूलधन हमको ज्ञात करना है, दर कितना है? करा ना 3% अधिक, वो सीधा सीधा लिख दीजिए 3%, सीधा सीधा लिख दीजिए 3%, ठीक है। चलिए, और फमैया कितना? 2 साल, बस, बटे 100, ये कितना हो जाएगा? हो ये 100 बार में कट जाएगा और ये 50 बार में कट जाएगा। आपका मूलधनवा कितना आ गया? 5000 रुपया। पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी अगर ब्याज साधारण ब्याज पर अगर कह दे 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 6% अधिक देता है तो 300 रुपया बराबर 300 ब्याज मिलता है, तो कुछ नहीं, तो 300 बराबर लिख देंगे मूलधन गुणे, तब यहाँ पर अगर दर देगा 6% अधिक तो 6 कर देंगे, समय कहता 4 वर्ष तो 4 कर देंगे बटा 100। अब आते हैं बेस से लगा लेते हैं, क्या वास्तव में आखिर ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए समझते हैं इसको। कह रहा है कि यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, मान लेते हैं ब्याज जो है, अच्छा ब्याज है कितना, पहले ये देख लेते हैं। ब्याज कुल कितना? 300 रुपया अधिक मिलता है, इसका मतलब ब्याज का जो अंतर हो 300 रुपया है, सही है ना? ब्याज का अंतर कितना? 300 रुपया है। पहला जब 3% अधिक मिलता है तो मान लेते हैं, हमको मूलधन नहीं पता तो पी मान लेते हैं, तो पी गुणे 3% अधिक, यानी 3% अधिक आ गुणे 2 वर्ष बटे 100। बोले कोई दिक्कत? ये नहीं समझ में? अरे मूलधन आ गुणे दर, दरवा जब 3% अधिक हो रहा है, 3% अधिक हो रहा है ना, तो 3% अधिक 2 वर्ष के लिए बटे 100, और इन्हीं दोनों का अंतर, ये बेजवा अंतर है ना, एंड तो फिर मूलधन गुणे दर, दर तो इस बार आ रहा था, है ना, आ गुणे 2 वर्ष बटा 100, बस। अब देखिए 300 बराबर ये क्या है? P गुणे 2, P गुणे 2 और 4, यानी P गुणे 2 बटा 100 कॉमन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? R प्लस 3 माइनस R, R से R कट जाएगा, बोलिए कटेगा कि नहीं? ये 100 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 30,000, है ना, बराबर P गुणे 2 गुणे 3, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 और 6 पच्चे 30, 5,000 रुपया आया कि नहीं आया? बोलिए आया कि नहीं आया? आया ना? तो ऐसे इतना टाइम में लगाएंगे तो सिलेक्शन कैसे पाएंगे? तो आपको कभी भी अगर ऐसा सवाल दे अधिक वाले पर तो आपको सीधा सीधा रख देना है, किस वाले में? साधारण ब्याज में, ठीक है ना? समझ गए होंगे, बेसिक से भी आप समझ गए होंगे और जल्दी भी लगा सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा यदि नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो औसत गति बताओ। औसत गति आपको पता है 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे चालों का योग। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 गुणे 24 गुणे 40 बटा 24 और 40 को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 8 अठाए 64, 8 पच्चे 40, 8 त्रिक 24, 5 15, 15 दूना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उनका औसत चाल होगा दोनों लोगों का, ठीक है ना? तो औसत चाल के लिए ये नोट करके लिखिएगा कि पहली चाल गुणे दूसरी चाल और उन दोनों का 2 गुना कर देंगे, अब बटे चालों का योग कर देंगे। बाकी तो आपको पता है, बाकी आप चाल चल ही लेंगे अगर ये समझ में आएगा तो, है ना? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला प्रश्न क्या करा है? वह संख्या ज्ञात करा जो 39 से जितना अधिक है उतना कम है। अगर कभी भी क्वेश्चन करे जितना अधिक उतना कम, उतना का लिख रहे हैं, उतना कम, अगर कभी भी ऐसा कहा तो दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? यानी 39 प्लस 69 बटा 79 बटा 2। अब इसी को जोड़ 9 9 18 और 7 3 10 1 11 आ बटा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 पच्चे 10 और 2 9 18, यानी 59। बेसिक समझ लीजिए। मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, ठीक है ना? यक्स है तो कह रहा है यक्स 39 से उतना क्या है? कह रहा है वह संख्या क्या है जो 39 से जितना अधिक है। ये 39 से कितना अधिक है? अधिक है तो पहले रहेगा,
कितना अधिक है, जितना कि 79 से कम है, यानी 79 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स इधर मिलकर के 2x, और इधर देखिए 79 आप माइनस है तो प्लस 29। अब समझ में आया काहे बोले हैं कि दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर दीजिएगा। हाँ, बेसिक समझेंगे तो आपको आ जाएगा। अब यही आंसर आपका कितना आया था 59। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, और ये पूछा गया है 2018 CHSL। ठीक है, चलिए अगला करा, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, उनका योग 13 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। अगर मान लेते हैं, माना वो संख्या x और y है, क्या है x और y है, तो देखिए पहली बात, अगर x y है तो पहली बात क्या करा, जरा देखिए उनका गुणनफल यानी x गुणे y बराबर 36 दे रखा है, समीकरण नंबर 1। अगली बात क्या दे रखा है, उनका योग 13 है। ऐसे सवाल में आप जानते हैं हमेशा क्या करिएगा, अगर कभी भी ऐसे कम देना तो आप हमेशा संख्या अपने से मान लिया करिए। कैसे, देखिए 9 और 4 का गुणा करने पर 36 आ रहा, बोलिए आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो 9 चौक को 36 और 9 4 13, यानी पहली संख्या मिल गई 9 और दूसरी संख्या मिल गई 4। तो इनका अंतर क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई ना, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, 9 और 4 का अंतर होता है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लगा करके कुछ और समझ लिया जाए ना, समझने में कुछ जाता है क्या, नहीं ना कुछ तो मिलवा करेगा। ज्ञान की प्राप्ति है, कहीं भी लपेट दीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो x माइनस वाई अगर आपको ज्ञात करना तो करते क्या, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, नोट करिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद से क्या होता है माइनस 4xy। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे xy माने 36, तो 13 का 169 हो जाएगा, और माइनस 36 चौक को कितना होता है 144, है ना, 36 दूना 72 और 72 दूना 144। ये कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 6 4 2, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखिए जरा 25 आया है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आया हो 5 ना आया। अब ये कहाँ है बताएं, एक फार्मूला आपको मिल गया, बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगला फार्मूला नोट करिएगा, अगर यहीं पर कहता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है ना, ये अगला वाला फार्मूला है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। एक बात और नोट करिएगा, इस पर सवाल बनता है क्या, जरा सवाल बनता है वो जरा देखिए। अगर इसी को क्वेश्चन को अगर हम माइनस को इधर भेज दें, ठीक ना, और ये वाले को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा 4xy बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब तो 4 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिएगा ये सरलीकरण पर क्वेश्चन बनाया जाता है, अगर नहीं देखेंगे तो धोखा हो जाएगा। सरलीकरण पर क्वेश्चन बनाया जाता है, अगर यहीं पर x का मान देते 1.375, y का मान देते 0.735, और हर जगह यही लिखा है, यहाँ पर लिख दे 1.375 प्लस 0.735 का होल स्क्वायर माइनस, फिर लिख दे 1.375 माइनस 0.735 का होल स्क्वायर बटे 1.375 गुणे 0.735, कुछ भी रहे महाराज, इसका उत्तर आएगा 4। क्या आएगा 4, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले पर फिट है वो, ठीक ना, इसी वजह से बोल रहे हैं इसको। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद से यही तो आएगा ना, देखिए यही आ गया। एक अगला फार्मूला लिखिए, नोट करिएगा, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करेगा तो फार्मूला क्या बनता है, a प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में और a माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर भी अगर बने तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x माइनस वाई, या x माइनस वाई का अगर बात करें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x प्लस वाई, ये सब फार्मूला बनते हैं, ठीक ना। अगला नोट करिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगला नोट करिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन सभी पर सवाल बनाए जाते हैं, ठीक ना, ये सब नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए, और कभी भी अगर ऐसा सवाल जो दे रखा ना, अगर ऐसा सवाल दे तो आप हमेशा क्या करेंगे, अगर छोटी वैल्यू है ना तो आप हमेशा मान लिया करिए, ठीक ना, जब तक सॉल्व करेंगे तब तक आप मान करके आंसर लगा लेंगे, और आप वही किए भी होंगे जब आंसर दिए होंगे, है ना। प्रैक्टिस 19 है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या करा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 एक समान गोल गेंदों को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। माने एक तो छोटी गोला है उसको बड़ा, हम आपको बताते हैं कि पिघलाने वाले पर 2 सवाल बनते हैं। कितने सवाल, 2 सवाल, एक संख्या पूछता है और एक त्रिज्या,
या ऊंचाई, ये सब चीज़ पूछता है। अगर संख्या पूछता है तो इसमें क्या होता है, बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन। और एक चीज़ समझ लीजिएगा, पिघलाया हमेशा किसको जाता है, आयतन को। किसको, आयतन को। और आयतन कहते किसे हैं, जो वायुमंडल में स्थान घेरता है उसी को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, उस वस्तु का। तो आयतन को हमेशा पिघलाया जाता है। इससे अगर संख्या वाला पूछेगा, मान लेते हैं अगर शंकु को क्या बनाए, गोला बनाए, शंकु को गोला बनाए अगर, तो शंकु का आयतन ऊपर होगा, गोले का आयतन नीचे होगा, बाकी सब इसमें दिया रहेगा। तो शंकु का फार्मूला क्या होता है भैया, अगर आयतन की बात करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक ना, ऐसे फार्मूले होते हैं। अच्छा, तो पिघलाने वाले पर पहले इस सवाल को समझा लेते हैं। ठीक ना, तो पिघलाने वाले पर अगर कभी संख्या पूछे, संख्या अगर पूछे तो आपको क्या करना है, बड़े वाले का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन, ये कर लेना है। ठीक ना, अगर त्रिज्या या ऊंचाई पूछे, त्रिज्या या ऊंचाई पूछे सबका, अच्छा एक बार हम सबका आयतन लिख लेते हैं। देखिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। जरा बेलन का लिख लीजिए, केवल हम यहाँ पर आयतन लिख देते हैं। ठीक ना, पाई आर स्क्वायर एच, ताकि हम आपको कुछ समझा पाएं। अगर अर्धगोले का आयतन की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब। अगर यहीं पर हम घन की बात करें तो होता है भुजा का क्यूब। अगर हम यहीं पर घनाभ की बात करें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये इतने फार्मूले हैं, यानी शंकु का, गोला का 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 फार्मूले से सवाल बनता है। 6 इसमें बनेगा, 6 इसमें बनेगा, यानी 6 6 12 फॉल बनेगा। नॉर्मल फुल सोच लीजिए, 12 फॉल बनेगा इससे। कैसे, जरा देखिए ना। अगर कहते हैं शंकुआ को गोला बनाए तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन। तो शंकु में सब कुछ दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, तो ये सब ऊपर हो जाएगा। बटे कह दे कि गोलवा जो बनाया जाएगा उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसमें क्यों त्रिज्यवन चाहिए, तो ये नीचे हो जाएगा। अगर गोला को बनाए बेलन तो गोला का आयतन बटे बेलन का आयतन हो जाएगा। सब कुछ दिया रहेगा, इसमें आर अलग दिया रहेगा, इसका आर और इसका एच अलग दिया रहेगा। अगर कहते हैं बेलन को पिघला करके घनाभ बनाया जाए तो बेलन का आयतन ऊपर, घनाभ का आयतन नीचे। अगर घनाभ को पिघला करके घन बनाया जाए तो घनाभ का आयतन ऊपर, घन का आयतन नीचे। इस संख्या ज्ञात हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहते हैं कि त्रिज्या या ऊंचाई ज्ञात करना हो तो यहाँ पर नोट करिएगा इस बात को कि आयतन फर्स्ट बराबर आयतन सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ हो, यानी गोला को, अगर आपको गोला को शंकु बनाना है तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अगर गोले को आप बेलन बनाना है तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। और यहाँ पर गोले में आर दिया रहेगा, इसमें आर दिया रहेगा, एच पूछ लेगा, जैसे किस सवाल में पूछा है। हो सकता है कि गोलवा को गोलवा बनाए, शंकुआ को शंकुए बनाए, तब वो संख्या पूछ ले या त्रिज्या ऊंचाई पूछ ले। सब सवाल समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं तो ये सब सवाल बनाया जाता है। ठीक है ना, तो जरा देखिए, आयतन फर्स्ट बराबर आयतन सेकंड, तो जरा देखिए गोले को पिघलाया जा रहा है ना, तो 4/3 पाई, और क्या है, छोटे गोला का त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। कितने गोले हैं, 10 गोले हैं। क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया में 20% बर्बाद हो जाता है। तो ये महाराज 20 बर्बाद हुआ तो 80 बचा कि नहीं, पहले ही बताइए। क्योंकि हम इधर वाले गोलवा को पिघला रहे हैं तो बर्बाद यही ना होगा। हाँ, तो देखिए अब बड़का का क्या हो जाएगा, जो बनाया जा रहा तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हमको आर नहीं पता है, इसका आर हमको पता था। तो देखिए वही ना बोला, आयतन फर्स्ट बराबर आयतन सेकंड, वैसे सब में कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ये देखिए 4/3 पाई, ये कट जाएगा ना, इससे कट गया। ये देखिए 20 चौको 80 और 20 25 100, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 8 अगले 3 त्रिका 9 त्रिका 27, है ना, यही ना होगा। अब बराबर आर क्यूब। तो यहाँ से जरा आर क्यूब की वैल्यू देखिए, अगर आर क्यूब का मान आया है इतना तो आर बराबर कितना आ जाएगा हो, ये जब क्यूब रूट होगा तो हो जाएगा 2, अरे हो जाएगा 3, अर्थात 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर। यानी बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर समझिएगा कि पिघलाने वाले पर 2 सवाल बनते हैं, फार्मूला नोट करके लिख लीजिएगा, और कैसे कैसे सवाल बने वो सब आपको समझा दिया गया। ठीक ना, अगर संख्या पूछे तो बड़ा बटे छोटा, त्रिज्या या ऊंचाई पूछे तो आयतन फर्स्ट बराबर आयतन सेकंड, दोनों के आयतन को बराबर कर दीजिएगा, जो कहेगा मान लीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पर कहता कि 10-20% जो है ना बर्बाद हुआ, अगर नहीं कहता ना तो इसको नहीं करते, इसको कह दिया तो कर दिए,
बर्बाद तो उसको कह रहा था 20% तो हटा दिए 20%, 80% बचा। अगर नहीं कहता तो नहीं करते, ठीक ना। तो इस वाले सवाल पर भी आपको समझ में बातें आई होंगी। तो पिघलाने वाले पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और हमेशा पिघलाया किसको जाता है, आयतन को, ठीक ना। और सब 3D फिगर होते हैं, त्रिविमीय फिगर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, जरा नोट करके लिखिएगा। अगर यहाँ पर बहुभुज की बात करें, हम समबाहुभुज की बात करें, तो आंतरिक कोण की अगर बात करें, आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग फार्मूला लिखिएगा n-2 × 180। प्रत्येक अगर आंतरिक कोण की बात करें, प्रत्येक आंतरिक कोण की अगर बात करेगा, फार्मूला लिखिएगा n-2 × 180, n से भाग दे दीजिए, प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया 2 फार्मूला। तीसरा फार्मूला नोट करके लिखिएगा, अगर बाह कोण का योग दे दे, बाह कोण का योग कितना होता है, 360 होता है, नोट करके लिखिए। अगर बात करें कि प्रत्येक बाह कोण कितना होगा, प्रत्येक बाह कोण कितना होगा, n से भाग दे दीजिए, 360/n। अगला ये n है, ठीक ना, 360/n। अगला फार्मूला लिखिए, अगर कह दे कि विकर्णों की संख्या हमको बताओ, विकर्णों की संख्या बताने के लिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और वो फार्मूला ये रहा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो कह रहा है उसको सीधा रख दीजिए, और ये 5 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जरा देखिए, कह रहा है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है। कौन सा लगाएंगे, आंतरिक कोण कहाँ दिख रहा है, यहाँ उनका योग दे रखा है, यहाँ इसका मतलब इसी का मनवा दे रखा है, कितना 1440। तो लिख दीजिए ना, 1440 बराबर फार्मूला क्या होता है, वो n-2 × 180। देखिए फार्मूला अगर याद है तो धीरे से रख लेना है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। जरा देखिए, 0 से 0 कटा 18 से 18 × 144, और -2 है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 + 2 = n, यानी n का मान कितना आ गया 10 भुजाओं। यानी ये 10 भुजाओं वाली है, रावण है ये, ठीक ना, 10 भुजाओं वाला। सॉरी, वो 10 सिरों वाला था ना, 20 भुजा थी ना, तो 10 सिरों वाला था वो, ये 10 भुजा वाली है, ठीक है। चलिए तो जरा देखिए 10 भुजा वाला आ गया। अगर यही कह दिया होता कि आंतरिक कोण का योग अगर इतना है 1440 है, तो उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताओ, तो n का मान आया है 10, तो विकर्णों की संख्या का फार्मूला मिलेगा कहाँ, वो मिलेगा यहाँ। तो n का मान रख देंगे तो 10, तो 10 × 10 में से 3 × 7 बटा 2 2 25 10, कितना हो जाएगा 5 × 35 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे, 35 विकर्ण होंगे। अगर पूछा होता तो आप ये बताए होते, बोले बताते कि नहीं, बिल्कुल बताते। तो बस ये फार्मूला नोट करके लिखिएगा, आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे, और याद भी रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है दो धनराशि हैं, नहीं किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया और 238.50 रुपया है। देखिए कभी भी क्रमिक वर्षों का अगर दे, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है 2 या 3 या 4 या 5 या 6, कुछ ऐसा बात करना चाह रहा है। तो कभी भी अगर देना है तो आप क्या करते हैं, वो देखिए बाद वाला बटा पहले वाला बराबर 1 + r/100 पर इन दोनों का अंतर, यानी 1 घात। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 घात। इसका मतलब बाद में कितना है 238.50 पैसा अब बटे 225 बराबर 1 + r/100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, चाहे 200 का गुणा कर दीजिए, 0 का कोई मतलब है नहीं दशमलव के बाद से उधर, तो 10 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ऊपर 2385 बटे 2250 बराबर 1 + r/100। अब इसको ज़रा काटिए, किससे कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 चौको 20 और 5 पचे 25, 5 चौको 20 कितना हो जाएगा ये 3, तो 5 × 35 कितना हुआ ये 3 और 35, 5 × 35। अब देखिए किससे कटेगा, कुछ गलती तो नहीं किया ना, 238.50, हाँ ठीक तो है। अब देखिए किससे कटेगा, 7 × 14 और 4 × 18, 9 से कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 50 कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 2 = 27, 9 × 3 = 27, 53/50। अब देखिए यहाँ पर क्या है 53/50
बराबर 1 + r/100, 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 53/50 - 1 बराबर r/100, 50 का 50, 53 में फिर जाएगा, 3/50 बराबर r/100, 50 दूना 100, ये r बराबर 3 दूना 6%। इसका मतलब कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो नोट करिएगा, अगर यहाँ पर क्रमिक वर्षों का ना करके अगर 2 वर्षों का अंतर दे देता, तो अगर 2 वर्षों का सवाल का अंतर दे देता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, 1 + r/100 पर 2 घात कर देते। 3 वर्ष का अंतर आता तो 3 घात कर देते। इधर का टेंशन छोड़ दीजिए, इधर अपने आप तब क्यूब रूट आता है। क्या आता, क्यूब रूट आता, कुछ ऐसी संख्या दिया रहता है यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ऐसा सवाल कहेगा कि अगर इतने वर्षों में इतना रुपया हो जा रहा है, 2 वर्षों में अगर कह रहा था, मान लेते हैं 2 वर्षों में 225 रुपया हो जा रहा है और 3 वर्षों में 238.50 पैसा हो जा रहा है, तो बताइए उसका रेट क्या था। तो कुछ नहीं करना है, बाद बटे पहला बराबर 1 + r/100 समय का अंतर। क्या कर लेना है, यहाँ पर समय का अंतर कर लेना है, समय का अंतर, बस। अच्छा, अब इसी पर ये रेट ज्ञात करने वाला हुआ, ठीक है ना। ये रेट अगला वाला अगर हम बात करें, ये अगर हम समय ज्ञात करना हो तो देखिए सवाल बनाते हैं। 300 रुपया मान लेते हैं कि 3 वर्ष में, कितने 3 वर्ष में कितना हो जाए हो, 900 कर दें, 900 और 300 रुपया 2700 हो जाए, कितने वर्ष में होगी, अगर पूछ रहा हो कितने वर्ष में होगी, अगर सवाल ये बन जाए। सवाल देखिए कैसे बन सकता है, सवाल 2 तरीके से बना जा सकता है इसका। यदि सवाल कह दे कि 300 रुपये की राशि 3 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है, तो वही राशि 2700 रुपया होने में कितना समय लगाएगी। पहला सवाल, इसी सवाल को और तरीके से कैसे कह सकता है कि यदि कोई राशि 3 वर्षों में 9 गुना हो जाती है तो 27 गुना होने में कितने समय लगेंगे। बात तो वही है, ठीक ना। देखिए 300 रुपया था तो 900 हो गया, 300 का 27 यानी 3 त्रिका 9 यानी 9 गुना, सॉरी ये 9 गुना था और ये 3 गुना। यानी कोई राशि अगर 3 वर्षों में 3 गुना होती है, कोई राशि 3 वर्षों में अगर 3 गुना होती है तो कितने वर्षों में वो 9 गुना हो जाएगी। सवाल में देखिए क्या करना है, ये पहला बटे दूसरा कर देना है, यानी 300 बटा 900। आज जो घात है उसको 1 बटा के रूप में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला फिर वही कमा करेंगे, 300 बटा 2700। आज जो ये वर्ष है ना उसको 1 बटा के रूप में लिखेंगे। बस अब ये देखिए, इसको काट दीजिए तो 3 त्रिका 9 और 3 9 27, ये क्या हो जाएगा 1/3 पर कितना घात, 1/3 घात, और ये क्या हो जाएगा 1/9 है तो 1/9 को लिख सकते हैं ना 1/3 का होल स्क्वायर। अरे 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 होता है, तो 1/3 और ऊपर चला जाएगा 2, तो 2/n हो जाएगा। आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/3 बराबर 2/n, तो n बराबर हो जाएगा 6 वर्ष में वो राशि क्या हो जाएगी, 300 वाली 2700 हो जाएगी कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तो एक बार रेट वाला पूछा है तो बाद बटा पहले बराबर 1 + r/100 समय का अंतर। अगर ये वाला पूछा तो पहला बटे दूसरा और ये 1/n घात मतलब 1/3 और ये पहला बटे दूसरा और 1/n। बाकी आपको पता है क्या करना है। तो ये दोनों सवाल अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो यही 2 टाइप के इसमें सवाल बनते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला सुनिए प्रश्न। अगला क्या कर रहा है, अरुण द्वारा अंग्रेजी और गणित में प्राप्त कुल अंक हैं 170। मान लेते हैं एक तो अंग्रेजी, चलिए ऐसे लिख देते हैं, यानी अंग्रेजी प्लस गणित बराबर 170। अगर इन दोनों में अंतर यानी अंग्रेजी माइनस गणित बराबर 10। पूछ रहा उनका क्या बताओ, उनका प्राप्तांकों का अनुपात बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो गणित से गणित कट जाएगा। अंग्रेजी और अंग्रेजी कितना हो जाएगा, 2 गुणे अंग्रेजी और ये क्या हो जाएगा 180, ये से कट जाएगा 90 आया। यानी अंग्रेजी के मार्क कितने हैं भैया, अंग्रेजी के हैं 90 मार्क, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम क्या करें, ये तो जोड़े हैं ना, अगली बार क्या करते हैं घटा दें, क्या करते हैं घटा दें, तो घटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, गणित गणित हो करके क्या हो जाएगा 2 गुणे गणित बराबर 170 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 160, इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 80। यानी गणित के मार्क कितने हैं 80 मार्क हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, तो उन विषयों में प्राप्तांक का औसत कितना होगा। तो ये बताइए, अंग्रेजी का उनका पूछ रहा ना, यानी अंग्रेजी बनाम गणित, तो 90 बनाम 80 कितना हो जाएगा 9/8। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर आ गया आपका 9/8।
अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हाँ देखिए क्या कर रहा है, 9400 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक हिस्से का 20%, यानी A गुणे 20%, तो 20% माने 20/100। कर रहा है B के हिस्से का 25%, यानी B गुणे 25/100। कर रहा है C का 15%, ये सब बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल ये भी बना सकता था कि A का 2 गुना B के 4 गुने C के 3 गुने के बराबर है, तो भी वही बात होता है। क्या होता है, A का 4 गुना माने A गुणे 4, B का 3 गुना माने B गुणे 3, और C का कितना 5 गुना माने C गुणे 5, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका भी अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और उसका भी कर लेते हैं। पहले ये कर लीजिए, ये 100 से 100 कट जाएगा अनुपात वाले में। 5 चौक को 20, 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15, यानी आपका आ गया 4A बराबर 5, B बराबर 3C। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए होता क्या है, 4, 5 और 3 का आप ले लीजिए एलसीएम। क्या एलसीएम, लघुत्तम। तो 4, 5 और 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60, तो 60 से सब में गुणा कर दिए, यानी क्या हो जाएगा ये 4A गुणे 60। चलिए एक लाइन अच्छे से समझा दे रहे हैं। अरे सॉरी 60 क्या 60 एलसीएम लेना ना, 60 से भाग दीजिए, यानी सब में 60 से भाग दीजिए, सब में गुणा नहीं 60 से भाग देना है। तो देखिए 4 15 60, 5 बार 60 और 3 20 60, यानी क्या आ गया आपका A/15 बराबर B/12 बराबर C/20। अब यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है, अगर ऐसा कुछ दिखे यानी A/15 B/12 C/20 एक दूसरे के बराबर है, तो यही इनका अनुपात हो जाता है, यानी 15:12:20 अनुपात निकालने आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4, 3 और 5 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये भी होगा वही कितना 60। तो 60 से क्या करेंगे, सब जगह भाग दे देंगे, बस। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/15 बराबर B/20 बराबर C/12। तो ये इसका अनुपात हो जाएगा 15:20:12 का। यानी ये वाला भी समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं, और परसेंटेज वाला भी आपको समझ में आ गया। अब कुल रुपया दे रखा है कितना, 9400 रुपया, सॉरी 94,000 रुपया। तो ये देखिए इनको जोड़ लीजिए, तो 15 12 27 और 27 20 47, यानी 47 बराबर 94,000। तो 1 बराबर कितना हो, 47 दूना 94 है ना। हाँ, यानी 1 बराबर 2,000 रुपया। बस अब किसका पूछ रहा है, तब C का हिस्सा। तो अगर 1 बराबर 2,000 तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2,000, धीरे से कर लीजिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 40,000 रुपया। तो कितना हिस्सा है इसका, 40,000 रुपया C का। अगर पूछा होता है इसका A का, तो 15 गुणे कितना कर दे 2, यानी 30,000, 12 गुणे 2 यानी 12 दूना 24,000, B का हिस्सा हो जाता है। ये हिस्सा उनका पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। बस कुछ प्रश्न और हैं, है ना। हाँ देखिए जरा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, A B से 2 गुना तेज। ऐसे सवाल में देखिए क्या ज्ञात करना, आपको अनुपात ज्ञात करना। ऐसे सवाल में कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो आपको ज्ञात क्या करना है, अनुपात। और आपको फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि इसमें चाल दूरी समय की बात हो रही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय रखना है। तो A B C, अब देखिए क्या कर रहा है, A B से 2 गुना तेज चलता है। हाँ अच्छी बात है। B C से 3 गुना तेज चलता है, इसका मतलब सबसे कमजोर C है। तो C को मान लेते हैं कि अगर इसकी स्पीड 100 हो, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है 100, तो B की कितनी हो जाएगी, कह रहा B C से 3 गुना, मतलब ये 300 होगा। तो क्या सी बात है, 3 गुना माने 100 का 3 गुना 300। और देखिए A का क्या कर रहा है, A B से 2 गुना है, तो A 2 गुना है B से, तो 3 दूना 600 हो गया। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 6:3:1। कोई दिक्कत कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। अरे किसका अनुपात है, ये चाल का अनुपात है। किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है ये, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, तो C द्वारा 101/2 घंटे में तय की गई दूरी A द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। C द्वारा, यानी C का चाल 1 है, कितना है 1। अगर हम इसको मान लें 6x, इसको मान लें 3x, इसको मान लें x, कोई हर्ज बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ज्ञात कर लें C द्वारा दूरी, C द्वारा दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितना है इसका x गुणे समय कितना है भैया, समय है 1 से 1/2, यानी 2 का नाम 2, 3/2।
कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। ये आ गया दूरी आ गया, यानी कितना दूरी आ गया 3x/2, ये आपका दूरी आ गया। अब क्या पूछ रहा है ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी ना, तो समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर बताइए क्या होता है, आप कहेंगे दूरी बटा चाल होता है। कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कितना आया 3x/2 आया दूरी। चाल कितना है, एक ही बात हो रही है ना, ये एक ही बात हो रही है ना, तो एक का चाल कितना है 6x है, तो बटा 6x इसके बटा 1 कर देंगे। बगल का बगल में गुणा होता है, नीचे का ऊपर गुणा होता है, तो 3x × 1 हो जाएगा, हो जाएगा 2 × 6x, x कटा 3 दूना 6, यानी कितना आया 1/4 गुण 1/4 घंटा है ना, तो 1/4 × 60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15 मिनट। कितना 1/4 घंटा कहिए, अच्छा 15 मिनट कहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए द्वारा कितने समय में तय किया जाएगा 15 मिनट में। अगर वही कह देता बी द्वारा तो क्या कर लेते, तब बी का निकाल लेते। दूरी कितना आया था 3x/2 बटा इसका कितना है 3x, इसका बटा 1 कर देंगे, 3x फिर 3f कर जाएगा, बगल का बगल में गुणा ये इसका नीचे, यानी 1/2 क्या घंटा, तो गुणे 60 कर देते अर्थात 30 मिनट। तो जो चीज़ या इसको 1.5 घंटा लग रहा है वही इसको 30 मिनट लगेगा और वही इसको 15 मिनट लगेगा। बस कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो ये भी आपका आंसर मिल गया। सवाल अच्छा था, ठीक है। 2015 के SSC CGL के टायर 2 का पेपर है, टायर 2 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या करा है, करा 1 से लेकर के 150 तक 3 और 5 के अपवर्त बताइए। देखिए 3 और 5 का अपवर्त, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 15। अपवर्त का मतलब होता है गुणा करना, यानी वो उसका गुणनखंड हो, गुणा हो। तो 1 से लेकर के 150 तक कुल कितने ऐसी संख्या है जो 15 से कट जाएंगी, इसका मतलब वही पूछ रहा अपवर्त। तो क्या करते हैं, अगर प्रथम 1 से लेकर के अगर 150 तक, मतलब कहाँ तक भी कहते हैं, तो 150 तक करा तो 15 को 150 में भाग दे दीजिए बस। तो 15 का नाम 15 एक कट गया, 0 उतरता है तो यहाँ पर 0 उतार देते हैं, यानी यही आ गया। यानी कितनी संख्याएँ कट जाएंगी 10 संख्याएँ। अगर क्वेश्चन करता कि 1 से लेकर के 1000 तक टोटल 6 से कितनी संख्याएं कटेंगी 6 से, तो 6 से भाग दे दीजिए किसको 1000 को। तो 6 का नाम 6, 4 आया, 6 6 को 36, 4 आया 40, 6 6 को 36, 4 आया। जो शेष आएगा ना उसको छोड़ दीजिए, जो शेष आएगा उसको छोड़ दीजिए। 166 संख्याएं हैं जो 6 से कटेंगी 1 से लेकर के 1000 के बीच में। आप सीख गए कि नहीं, आप आंसर बताइएगा। 1 से लेकर के 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 व 3 दोनों से कटेंगी, इसका आंसर आप बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका भी आंसर मिल गया अपवर्त वाला। तो अपवर्त का मतलब होता है वो उसका क्या हो, गुणनखंड हो। संख्या ज्ञात करने का तरीका हम बतैबे किए थे कि जो भी कहे अगर 1 से कहे तो भाग दे देंगे, ठीक ना। अगला फल कर 25 वस्तुओं का x वस्तुओं में बेच करके इतना राजस्व के बराबर है, x का मान ज्ञात कर, अगर लेन देन में 15% लाभ हो रहा है। सबसे पहले हम आपको 2 सवाल बता देते फिर आप समझ लेंगे। कहे अगर 15 वस्तुओं का क्रय 10 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, पहला फल। दूसरा सवाल, अगर कह दे 10 वस्तुओं का क्रय 15 वस्तु के विक्रय के बराबर हो। अब जरा देखिए, ये सवाल में सबसे पहले हम लोग ये समझें कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। लाभ की हानि क्या हो रहा है, लाभ की हानि क्या हो रहा है, पहले ये बताइए। यहाँ पर देखिए समझना कैसे होता है, आप ऐसे समझिए 1 रुपया यहाँ पर रखिए अपने पास। आप कहिए कि 1 रुपया में आपने 15 वस्तु खरीदा, क्रय माने खरीदा। 1 रुपये में 15 खरीदा और बेचा कितना 10 में, कितना बेचा 10 में, यानी 1 रुपये में 10 वस्तु बेचा। 1 रुपये में 15 खरीदा और 1 रुपये में 10 बेचा, इसका मतलब आप अपने घर पर 1 रुपये में 15 वस्तु लाए मान लेते हैं। 1 रुपये में किसी को आपने 10 वस्तु दे दिया तो आपको रुपये वो मिल गया। आप 5 वस्तु का फायदा मिला कि नहीं, घरों पर 5 वस्तु रह गया ना तो फायदा मिला ना, तो यहाँ पर होगा लाभ, हानि नहीं होगा। तो कैसी होता है जरा देखिए, दोनों का अंतर ले लेते हैं। 5 बटा हमेशा होता है विक्रय, तो 5/10 × 100 कितना 50% का आपको फायदा हुआ।
यहाँ पर देखिए, अगर कह रहा 10 वस्तुओं का क्रय, यहाँ पर भी 1 रुपया लगाइए, तो 1 रुपया में 10 आपने खरीदा, देना पड़ा 15। अब आप बताइए 1 रुपया में खरीद करके लाया आप अपने घर पर 10 रुपया, अब कोई आया और वो कहा 1 रुपया में हमको 15 चाहिए, तो 5 आपके घरों से न गया, 5, तो आपका क्या हुआ? नुकसान हुआ, लाभ नहीं हुआ। तो हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? दोनों का अंतर बटा विक्रय, यानी 15 गुणे 100, 5 या 15 कितना हो जाएगा? 33 से 1/3% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। लेकिन इस 16वां में क्या ना, लभवा और या हानियां, जो लभवा निकाले हैं ना या हानि जो निकाले ना, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ये वाला पूछ रहा है कि जो एक वस्तु दे रखा है, दूसरे का वस्तु वाला पूछ रहा है। तो इसमें क्या कर चुका है? वस्तुओं की कीमत, 15 वस्तुओं की कीमत X वस्तुओं को बेच करके प्राप्त राजस्व के बराबर है, यानी क्रय दे रखा है, विक्रय पता करना है। तो जरा देखिए क्या करना है आपको दे रखा है लाभ कितना? 25%, यानी 25 बराबर कितना हो रहा? 25 वस्तुओं का, यानी 25 X के बराबर है। आप बटा क्या? X वस्तुओं को बेच करके ना, तो बेचने का मतलब विक्रय हुआ ना। आप विक्रय, वस्तु के मामले में विक्रय हमेशा नीचे होता था, यानी बटा X रहेगा। बस यही रहेगा ना। गुणे कितना करते हैं? गुणे 100 करते हैं। देखिए ये नहीं करते हैं, गुणे 100, बस। अब कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, ये X इधर चला जाएगा, यानी X बराबर 4 का गुणा कर दिए 25 में, तो 25 चौको 100 माइनस 4X, माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5X और 4X, 5X बराबर 100, तो 5 से ये कट जाएगा, यानी X बराबर 20। यानी कितने वस्तु थे? 20 वस्तु। और आपको इसी में लाभ हो रहा था, यानी 25 वस्तुओं को खरीदा और 20 वस्तु बेचा, यानी 1 रुपये में 25 खरीदा, आप 20 बेचा, तो 5 आपके घरों पर रह गया ना, तो लाभ ना हुआ। तो लाभ हो कितना दे रखा था? वही दे रखा था 25%, कितना? 25%। तो इसका आंसर कितना आया? 25%। अगर ये बातें समझ में आई होगी तो ये समझ में आया होगा। बस यहाँ पर क्या था? लाभ और हानि निकालते थे, यहाँ पर ऑलरेडी लाभ दे रखा है, वो वस्तु हमको निकालना जो बेच रहे हैं। तो बेचने वाला हमेशा नीचे होता है, क्रय वाला हमेशा ऊपर होता है, ठीक ना? मतलब ऊपर, उन दोनों का अंतर लिया जाता है वस्तु के मामले में। लेकिन अगर रुपया के मामले होता है ना, तो क्रय हमेशा नीचे होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जरा सुनिएगा। कह रहा an बराबर दे रखा है 1 बटा, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक ना। an + 1 + 1, तो क्या पूछ रहा है? a1 + a3 + a5 का वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं, पहले a1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? n का मान है तो यहाँ पर n लिख रखा है, तो 1 है तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिख दें। देखिए कैसे लिख रहे हैं, 1 + 1 + 1। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 1/2 + 1, तो 2 × 2 = 3/2 आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। a3 का वैल्यू निकालना है, तो 1 बटा n का मान अब कितना मिल गया हमको? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 1/4 + 1, तो 4 × 4 = 5/4। वैसे अगर हम a5 का वैल्यू निकालना, समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। n का मान 5, यानी 5 + 1 + 1, यानी 5 से कितना हो जाएगा? 6, 1/6 + 1, 6 × 6 = 7/6। अब इसी को जोड़ लीजिए सभी को, तो क्या हो जाएगा? 3/2 + 5/4 + 7/6। जोड़ करके बताइए आंसर कितना होगा? कितना होगा ये? 6 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 6 कटेगा ना, 12 2 6 12 और 6 3 18, प्लस 4 3 12 3 5 15, प्लस 6 दूना 12, 2 बचा 2 सत्ते 14। इन्हीं को जोड़ लीजिए, तो 18 5 23 10 33 4 35 10 45/12। इसका मतलब आपका इसका आंसर कितना आया? a1 + a2 a3 + a5 का मान 47/12। इसी को कहते हैं पहला पद, ये तीसरा पद है, ये 5वां पद है, ठीक ना। अगर इसी में कह देता ना 8वां पद बताओ, ये भी सवाल बन सकता था, तो कोई नहीं दिक्कत है। n का मान कितना रख देते? 8 रख देते हैं। अगर कह देता है 11वां बताओ, तो n का मान 11 रख देते हैं, बस। और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब सवाल हैं आपके, ठीक ना। और वो कहा जाता है ना, एक बात बता रहे हैं, कहा जाता है ना कि फिक्र करता क्यों है, फिक्र से होता क्या है। फिक्र करता क्यों है, फिक्र से होता क्या है। खुद पर भरोसा रख, फिर देख होता क्या है। धन्यवाद, जय हिंद।